Now, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank. माननीय अध्यक्ष जी, 193 के अंतर्गत आपने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा शुरू करने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसे कि आप विदिती हैं कि सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में पूरी दुनिया के 189 देशों ने मिलकर संकल्प लिया था कि वर्ष 2015 तक दुनिया से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अभिशाप से दुनिया को मुक्ति दिलानी है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर के महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का हमको मुकाबला करना है और पर्यावरणीय क्षेत्र में सतत निश्चित करते हुए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की सतत पहुंच आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मलिन बस्तियों में सुधार करना है और विकास के लिए विश्व की सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। और मैं समझता हूं कि वर्ष 1990 से लेकर 2000 से लेकर के और अब तक इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुनिया के इन देशों को अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वो ऐसी नीतियों का निर्धारण करें कि इन लक्ष्यों को वो 2015 तक पूरा करें। भारत भी इन लक्ष्यों की पूर्ति में लगातार प्रगति के पथ पर स्वस्फूर्त भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है अध्यक्ष जी, उसमें गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, HIV नियंत्रण, मलेरिया और प्राथमिक उच्च शिक्षा, ये बहुत सारे विषयों पर तो भारत ने प्रगति की है, लेकिन जो रिपोर्ट में विशेष करके कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में, उसमें ये कहा गया कि भारत को बहुत गंभीरता से स्वच्छता और खुले में शौच के क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा, कुपोषण पर ध्यान देना पड़ेगा, महिला शिक्षा पर ध्यान देना है, रोजगार की उपलब्धता पर ध्यान देना है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, क्योंकि जिस गति से, जिस लक्ष्य से अपेक्षा की जा रही थी, उस लक्ष्य से भारत अभी उस प्रगति को हासिल नहीं कर सका है। और साथ में ये भी इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई कि महिलाओं का जो राजनीति में जो सहभागिता है और विशेष करके लोकसभा में जो भारत की उच्च सदन है उनमें उनका प्रतिनिधित्व तो अपेक्षाकृत बहुत कम है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि ये देखें कि गरीबी और भुखमरी की दिशा में, तो उस समय ये कहा गया था, जो लक्ष्य था कि जितना भी गरीबी का वो प्रतिशत है उसका 50% कम हम 2015 तक कर देंगे। 1990 में ये प्रतिशत 47.8 था, 2011 और 12 में 21.92 तक ये प्रतिशत आया और वर्तमान में ये 18.6% है। 6% लाना था, अभी वर्तमान में 20.74 ये प्रतिशत है। और मुझे लगता है कि जिस गति से इसको होना था उस गति से ये नहीं हो रहा है, हमको काफ़ी इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। भूखमरी के शिकार जो लोग थे उनको भी आधा, उनकी जो संख्या में आधा तक लाने का जो लक्ष्य था, कमोवेश हम उसमें भी जो 1990 में 52% था और 2005 और 6 में ये 40 तक आया, 2015 में इसको 26% होना था, लेकिन अभी भी ये 33% है। और ये देश के अंदर बहुत गंभीर विषय है कि यदि आज भी इस देश के अंदर जो प्रगति की दौड़ में देश है, यदि उसमें भुखमरी के कगार पर 33% लोग हैं, तो निश्चित रूप में ये गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय है। इस दिशा में देश को और केंद्र की सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको दूर करना होगा। अब मुझे लगता है कि दुनिया के अध्यक्ष जी, दुनिया के पूरी दुनिया में जो अति गरीब हैं उसमें दुनिया के 32.9% अति गरीब भारत में रहते हैं। तो सारी दुनिया का 32.9% जो अति गरीब है
पूरे जो विश्व के आंकड़े में है उसमें अकेले भारत में 32.9% रह रहे हैं। कई राज्य इसमें मुख्य रूप से उस श्रेणी का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, बिहार है, उड़ीसा जैसे तमाम राज्य शामिल हैं और इन राज्यों में एक अभियान लेकर के इस काम को करना होगा। मैं इस देश की प्रगति में और इस भुखमरी और गरीबी के उसमें मुझे याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, जिसमें उन्होंने कहा था श्रीमान कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, स्वप्न जो देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, नए एक भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमकती एक नया उल्लास हो जहां सम्मान एक हर एक जाति धर्म का सब समर्पित हो, जिसे एक लक्ष्य उसके पास हो, एक नया अभियान अपने देश पर जन जन में हो, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। और श्रीमान अटल जी की कितनी छटपटाहट थी कि उन्होंने कहा आज हम सारे विश्व में प्रगति की दौड़ में बहुत आगे हैं, और लेकिन उन्होंने तभी कहा था कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की और जिस रफ्तार से कर रहा हमको नमन, या विश्व भी उस पार से, लेकिन पर अधूरी है विजय। श्रीमान उन्होंने अटल जी ने कहा कि पर अधूरी है विजय, जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से। और उनकी जो चिंता, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चिंता है वो चिंता आज भी बरकरार है। इसलिए एक नया संकल्प साहब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और निश्चित रूप में ये सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, इससे एक देश में एक नया निर्माण होगा, एक युग का सूत्रपात होगा। और उसी सूत्रपात की दिशा में जिस तरीके से वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों दिशाओं में, चाहे भूखमरी को दूर करने का हो, बेरोजगारी को दूर करने का हो, तमाम क्षेत्रों में काम तेजी से हो रहा है। उस दिशा में चाहे जनधन योजना में गरीबी और भूखमरी और गरीबी से लोगों को उठाने के उस अभियान में जनधन जैसी योजना, जिसने गरीब की जेब में, जिसके जेब में एक पैसा भी ना हो, वो भी अपना खाता खोलता है, और खाता ही नहीं खोलता बल्कि उसको सुविधाएं मिलती है। उसको 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और दुर्घटना पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इतना ही नहीं तो बहुत सारी योजनाएं उसके साथ जुड़ती हैं। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित ये गरीबी को दूर करने का जो अभियान है वो मनरेगा का, वो मनरेगा में भी हमारी सरकार ने श्रीमान 5,000 करोड़ इस समय अतिरिक्त बढ़ाया है, खाद्य में सब्सिडी दी है। और इतना ही नहीं तो मुद्रा बैंक, माननीय वित्त मंत्री जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मुद्रा बैंक की स्थापना की है, स्टील इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बड़े अभियान जो बेरोजगारी को न केवल दूर करेंगे बल्कि इस देश को उसके शिखर तक पहुंचाने की मुकाम तक ले जाएंगे। और ये बेरोजगारी दूर करने के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जीएसटी भी श्रीमान इसका एक हिस्सा है जो आर्थिक क्रांति करेगा, आर्थिक समृद्धता लाएगा और आम व्यक्ति को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए हौसला देगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और जो छात्र उच्च शिक्षा से जो वंचित होते हैं उनको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना के तहत छात्रा वित्तीय सहायता प्राधिकरण जैसी जो स्थापना की है, वो मैं सोचता हूँ कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार का बहुत अहम कदम है, जिसको हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक मील का पत्थर कह सकते हैं। श्रीमान दूसरा जो बड़ा लक्ष्य था वो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का था, जिसको 1990 में ये प्राथमिक शिक्षा का जो नामांकन था वो केवल 77% था। इसका लक्ष्य 2015 में 100% करने का था, लेकिन अभी श्रीमान लगभग हम 88.08% हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है श्रीमान, और इसमें भी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े समन्वित आंकड़े नहीं हैं, और इसलिए इस दिशा में
जहां महिला और समाज का अशक्त व्यक्ति पीछे हैं। 2000 में विश्व में 83% दाखिला का प्रतिशत था और अब पूरे विश्व के परिवेश में देखेंगे तो 91% है। 2000 में 100 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे और श्रीमान आज भी ये 57 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। भारत भी इसमें बहुत बड़े स्थान पर है और इसलिए इस प्रतिशत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि आबादी जिस गति से बढ़ रही है उसी गति से इस योजना को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। श्रीमान जो स्कूल जाते हैं और 5वीं तक बच्चे जाते हैं और स्कूल छोड़ जाते हैं और उनका भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो 11-12 में ये 86.05% था। आज की दिनांक में इसका लक्ष्य 100% होना था, लेकिन इसमें भी हम काफ़ी पीछे हैं। ऐसे ही साक्षरता में भी हम काफ़ी पीछे हैं। 15 से 24 वर्ष तक के जो नागरिकों की साक्षरता का प्रतिशत था वो 61% 90 में था और 2011 में 86% हो गया, लेकिन इसको 100% होना है। इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि साक्षरता नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा तो किसी भी समाज, परिवार और राष्ट्र की रीढ़ होती है। शिक्षा से वंचित समाज और परिवार और राष्ट्र निश्चित रूप में कहीं भी चौराहे पर खड़ा रहता है, इसलिए ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। श्रीमान जहाँ तक स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने का विषय था और महिलाओं को सशक्त करने का और शक्ति प्रदान करने का विषय था, उसमें भी जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके था कि यदि प्राथमिक शिक्षा में देखेंगे तो श्रीमान इस समय प्राथमिक शिक्षा में देश ने प्रगति की है। जहां काफ़ी पहले 100 लड़कों पर 73 लड़कियां प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करती थी, आज इस दिशा में तो भारत ने प्रगति की है। अब बराबर है और समानता का रूप लिया है उसने, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में ये प्रतिशत काफ़ी अंतर करता है श्रीमान। और फिर जब उच्च शिक्षा में आते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है। उच्च शिक्षा में 100 में से 91 में 100 में से केवल 54 बालिकाएं श्रीमान शिक्षा ग्रहण करती थी, जो वर्तमान में 100 में से केवल 89% ही कर रही है। तो इस दिशा में भी श्रीमान यदि हम देखेंगे तो बहुत अंतर है, इसको भी पाटने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप में, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार परक शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। उसमें विशेष करके बालिकाओं को शिक्षा, हालांकि हमारी सरकार ने श्रीमान इस समय जैसे विवेकानंद छात्रवृत्ति में माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि विवेकानंद छात्रवृत्ति एक संतान बालिका के लिए और उसके उच्च शिक्षा तक और तकनीकी शिक्षा तक संपूर्ण किया है। और वैसे भी अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी योजनाएं उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सरकार ने किया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है श्रीमान। जो महिला साक्षरता का है श्रीमान, उसमें भी पुरुषों की अपेक्षा ये महिलाओं में जो 15 से 24 वर्ष का है वो 1991 में 0.67 था। 100 लड़कों में 67 लड़कियां थी, जबकि ये लक्ष्य बराबर का होना चाहिए था, अभी बराबर का नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी 100 और 90 का अंतर है श्रीमान। इस दिशा में भी निश्चित रूप में स्त्री पुरुष समानता के रूप में इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे भी श्रीमान हमारा देश ने तो महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। हमने तो हमेशा कहा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भी नारी का सम्मान होता है, जहाँ भी नारी को इज्जत से देखा जाता है, उस परिवार में, उस समाज में, उस राष्ट्र में ही देवत्व का वास भी होता है। ये हमने हमेशा से हमारी धारणा रही है। गैर कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का जो रोजगार का प्रतिशत है वो बहुत कम है। हम ये सोचते हैं जहाँ 1990 में 12.7% था, वो 11-12 में बढ़ करके 19.3% तो हुआ, लेकिन ये लक्ष्य 50% से भी अधिक का होना था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मुश्किल से हम श्रीमान 22-23% पर ही, ये जो 15 पूरा होगा 22-23% पर ही रह पाएंगे। पहले हमारे सामने चुनौती श्रीमान ये है कि हम पहले तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और फिर सतत विकास की दिशा में उसको स्थिरता ला करके उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रीमान मैं सोचता हूं कि जो
प्रतिशत है महिलाओं को राजनीति में सहभागिता, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। आप सबको मालूम है कि जो इस सतत विकास का जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उनकी राजनीतिक सहभागिता भी उसी अनुपात में हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ श्रीमान कि वो महिलाओं को और बालिकाओं को समृद्ध करने की दिशा में जो सुकन्या समृद्धि योजना इस समय चलाई है, वो मंत्री जी अभी हमारी यहाँ पर बैठी हुई हैं और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है और लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्प बचत योजना भी बनाई है। इतना ही नहीं तो माता पिता को 10 वर्ष की आयु वर्ग बालिकाओं के नाम से खाता भी खुलवाया है और इसमें 20 लाख से, जो मेरी जानकारी है इस समय, वो उसमें 20 लाख से भी अधिक ये बालिकाओं ने इसमें सहभागिता खाते खुलवाए हैं और ये जो जमा राशियां हैं 1000 से और 1,50,000 रुपये तक प्रति वर्ष के बीच ये हो सकने की संभावना है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि बेटियाँ तो श्रीमान, बेटियाँ तो हमारी थाती हैं, बेटियां हमारी धरोहर हैं और मैंने जैसे कहा है कि नारी का सम्मान तो हिंदुस्तान की संस्कृति में सर्वोच्च रहा है और इसलिए जो बेटियां हैं वर्तमान में, मेरे को किसी ने एक छोटी सी कविता श्रीमान भेजा, मुझे अच्छी लगी, मैं इसलिए सदन में बांटना चाहता हूं उस कविता को। उसमें बेटियां इस नाम से एक छोटी सी कविता थी कि बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियाँ, बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग आती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां। श्रीमान, नाम करे न करे, नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं बेटे, जब छोड़ जाते हैं बेटे, जब छोड़ जाते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से पर पूरा करती हैं बेटियां। श्रीमान, ये जो बेटियों के बारे में कि हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां। बेटे को चांद जैसा मत बनाओ, बेटे को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि उसे घूरने से पहले सबकी नज़र झुक जाए। और मैंने आगे बढ़ाया है श्रीमान 2 पंक्तियाँ कि जिससे अंधेरा मिटे और हर परिवार नया जीवन पाए। श्रीमान, ये जो बेटियां हैं ये निश्चित रूप में हमारे समाज की धरोहर है। श्रीमान, इन बेटियों को जितना सजाया जाए, जितना बढ़ाया जाए, ये हमारे समाज की, राष्ट्र की, परिवार की ये निधि है और इसलिए बेटियों को निश्चित रूप में जितना भी मैं समझता हूँ पूरी ताकत के साथ श्रीमान मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि बेटियों को जो प्रतिशत घट रहा है वो प्रतिशत हर क्षेत्र में वो बढ़ना चाहिए। और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे मृत्यु दर, जो बालिका मृत्यु दर ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर में भी बालिका मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए बालिकाओं की मृत्यु दर कैसे कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, इसमें भी बहुत गंभीरता से देने, जैसे शिशु मृत्यु दर को कम करने का भी लक्ष्य श्रीमान हमारा था इस उसमें सतत विकास के लक्ष्यों में, वो भी जो आंकड़े ये बताते श्रीमान कि 1990 से 2015 तक 1990 से 2015 तक 5 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे की जो मृत्यु थी हमको 2/3 को कमी में लाना था, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि प्रति 1000 में जहां 5 वर्ष से कम 100 में से 126 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, वो हमको तेजी से नीचे लाना था, लेकिन अभी भी श्रीमान वो जन्म लेने के तुरंत बाद 80 की प्रति 1000 पर 80 की मृत्यु हो रही है, जबकि हम लोगों ने ये चाहा था कि इसको 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। और 15 तक जो स्थिति चल रही है उसमें 1000 पर 27 तक ही हम इस लक्ष्य को ला पाएंगे कि 27 बच्चे ही जो है मृत्यु 27 तक पर ला करके हम खड़े हैं। इस दिशा में भी सरकार को
बहुत काम करने की ज़रूरत है, जबकि वर्तमान में 1000 पर 40 बच्चे आज भी श्रीमान मर रहे हैं और ये गंभीर विषय है। इसलिए ये जो मृत्यु दर है, ये शिशु मृत्यु दर है, इसको भी गंभीरता से विचार करना चाहिए श्रीमान। खसरा का जो टीकाकरण था वो 42.2% था, जबकि इसको 100% होना चाहिए, लेकिन अभी भी श्रीमान ये 74.1% है। श्रीमान ये अभी 74.1% है और मुझे लगता है कि यदि कोशिश भी करेंगे हम इस गति से, जिस गति से हम 2000 से और 2015 तक पहुँचे हैं, तो मुश्किल से 89% तक ही हम लोग जा पाएंगे। इस दिशा में भी श्रीमान ये जो कुपोषण से मृत्यु हो रही है, निश्चित रूप में कुपोषण केवल बच्चे का कुपोषण नहीं है, माँ का भी कुपोषण है। अधिकांश तो पेट में मर जाते हैं कुपोषण के कारण। यदि जन्म भी लेते हैं श्रीमान, तो जन्म के समय अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा न मिलने के कारण अधिकांश बच्चे दम तोड़ रहे हैं। यदि वो थोड़ा सा बच भी गए श्रीमान, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष की आयु के बीच में अधिकांश बच्चे वो दम तोड़ रहे हैं। इसलिए ये भारत के सामने श्रीमान ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला निश्चित रूप में हमको करना पड़ेगा श्रीमान। श्रीमान ये जो मातृ मृत्यु दर है श्रीमान, ये भी श्रीमान 1990 से 2015 तक मातृ मृत्यु दर में जो कमी लाने का था, 1 लाख में 437 मृत्यु होती थी श्रीमान 90 में, और 2011-12 में ये 167 आया। 2015 तक इसको काफ़ी नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये 140 पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम मातृ मृत्यु दर को कम नहीं कर पाए। इसलिए ये मैं समझता हूँ कुपोषण और स्वास्थ्य की असुरक्षा के कारण ये ज़्यादा हुआ है। इस दिशा में कैसे करके हम कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने ये कोशिश की है श्रीमान, क्योंकि मैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूँ, तभी मैं भारत सरकार की योजनाओं से विज्ञात और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में भी श्रीमान मैंने देखा कि ये जो संस्थागत प्रसव होते हैं श्रीमान, ये भारत सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। लेकिन कुछ यदि गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये 3, 4, 5 राज्यों को देखेंगे तो ये 90% तक ये राज्य गए हैं। बाकी यदि देश के अंदर स्थिति है तो संस्थागत प्रसव की बहुत कमी है। और मैं क्योंकि पहाड़ से आता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ तो और भी विषमता है। जो ये हिमालय राज्य के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य, जिनकी बहुत ही भौगोलिक बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, जहाँ दूर दूर तक 50-100 किलोमीटर तक तो कहीं चिकित्सालय नज़र नहीं आते हैं, उनके लिए काफ़ी ये कठिनाई है। क्या योजना उस क्षेत्र के लिए सरकार बना सकती है? इसलिए ये हिमालय बेल्ट के लिए एक अलग से ऐसी योजना श्रीमान बननी चाहिए। मैं ये समझता हूँ श्रीमान कि हम लोगों ने उत्तराखंड में जिस तरीके से 108 शुरू किया था, एक आपातकालीन ऐसी सेवा जो चलती हुई और सेकंड के और मिनटों के हिसाब से जाती थी, 108 घुमाने पर वो पहुँचती थी। 3.5 लाख से भी अधिक माँ और बहनों का उसने जान को बचाया था प्रसव के समय। वो जाते हुए आधे से बहुत सारे हज़ारों तो प्रसव चलती हुई एम्बुलेंस में हुए। तो इसका मतलब यह है श्रीमान, वो बहुत कठिनाई में मेरी माँ और बहनें रहती हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि उनके लिए इस तरीके का कोई अलग से एक अभियान चलाया जाए ताकि वो उनका जीवन बच सके। श्रीमान, जहाँ तक शुद्ध पेयजल का है, जो हमारा लक्ष्य था कि देश को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, यदि इसके आंकड़े हम देखेंगे श्रीमान तो चौंकाने वाले हैं, गंभीर हैं और चिंताजनक हैं। ये जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के जो आंकड़े हैं श्रीमान, यदि मैं उनको देखूं तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तो 88.5 घरों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि शहरी क्षेत्र में 95.8% ही लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो इसकी गुणवत्ता है, इसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। ये जितने लोग, पहले तो सबको मिल नहीं रहा है, और श्रीमान जिनको मिल भी रहा है उनकी भी गुणवत्ता पर, पेयजल की गुणवत्ता पर बहुत सवाल हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 21% जो रोग हैं, संक्रामक रोग हैं, ये गंदे पानी के कारण है श्रीमान। और ये जो प्रतिदिन मौत होती है अशुद्ध पेयजल से, पेचिश और दस्त के कारण भारत में 1600 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं।
श्रीमान ये बहुत गंभीर विषय है कि प्रतिदिन 1600 मौतें केवल गंदे पानी पीने के कारण हो रही हैं, और यदि वर्ष में जाए श्रीमान तो प्रतिवर्ष 6 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हिंदुस्तान की धरती पर केवल गंदा जल पीने से हो रहा है। और इसलिए ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 100% लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में 88% लोगों को ही पेयजल, और ये आंकड़े श्रीमान तब होंगे यदि मैं उत्तराखंड जैसी राज्य की बात करूं कि जहां भूस्खलन आता है, तमाम स्रोत बह जाते हैं, भूकंप आता है, तमाम स्रोत बह जाते हैं, और जो बाढ़ से आती है, बाढ़ भी बहुत सारी योजनाओं को बहा देती है। तो ये नित्य नए आंकड़े सामने आते हैं। तो पेयजल का कम नहीं बहुत संकट है। कुछ स्थानों पर स्रोत वैसे ही सूख जाते हैं, और जो वर्तमान में स्थिति आई है पर्यावरणिक, उसके कारण तो लगातार स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए जो नल का पानी है उसकी और परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इसलिए ये जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है श्रीमान, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिषद ने ये कहा है श्रीमान कि स्वच्छता के अभाव में प्रति 20 सेकंड में दुनिया में एक शिशु की मृत्यु होती है। हम स्वच्छता पर ध्यान देकर 15 लाख शिशुओं को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। ये 15 लाख बच्चे सिर्फ मौत के मुंह में इसलिए जाते हैं कि इनको अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है श्रीमान, और इसलिए इस प्रगति की क्षेत्र में बढ़ने वाले देश को इस दिशा में, जबकि यूनिसेफ के अनुसार प्रति व्यक्ति को 20 से 50 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन आज तो हम उसको छू भी नहीं पा रहे हैं। बहुत दूर तक हम उसको पकड़ भी नहीं पाए हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर यदि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं श्रीमान, और जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य थे हमारे 2015 तक प्राप्त करने के, अभी हम उस आंकड़े को हासिल नहीं कर पाए। उन आंकड़ों को हासिल करने के बाद उस पर स्थिर तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, ये भी हमारे सामने चुनौती है श्रीमान। जो रिपोर्ट थी उसमें जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई, उसमें ज़्यादा गंभीरता से ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान को अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारे उन लक्ष्यों में ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, लेकिन बुनियादी यदि स्वच्छता देखें श्रीमान, तो BBC के रजिस्ट्रार जनरल एक जनसंख्या कमिश्नर C चंद्रमौली के हवाले से उन्होंने कहा है कि 2000 की जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि खुले में शौच आज देश के लिए गंभीर समस्या है, और हमारी आधा आबादी खुले शौच में जा रही है। श्रीमान आश्चर्यजनक विषय यह श्रीमान कि आज जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 49.8% लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि 63.2 लोगों के पास श्रीमान टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। ये टेलीफोन 63.2% लोगों के पास टेलीफोन है, जबकि लगभग 49% लोगों के पास शौचालय है। श्रीमान मुझे लगता है ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, ये इसका एक प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। और इसलिए इन बातों से ये आंकड़े इस बात को भी परिलक्षित करते हैं श्रीमान कि हमको सामाजिक और आर्थिक दोनों विषमताओं को दूर करना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रीमान यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट में जैसे राज्यों का विवरण है श्रीमान, उसमें झारखंड में 77%, उड़ीसा में 76%, बिहार में 75.8%। जो लोग खुले में आज भी जा रहे हैं, ये वो राज्य हैं श्रीमान जो बड़े राज्य हैं, और बहुत सारे राज्यों की मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आज भी कमोबेश स्थिति अच्छी नहीं है। यूनिसेफ इंडिया ने कहा श्रीमान कि दुनिया के विकासशील देशों में स्थिति अच्छी, जैसे ब्राज़ील और यदि बांग्लादेश में देखेंगे श्रीमान तो 7% ही लोग आज खुले में जो है शौचालय जा रहे हैं। चीन जैसा देश श्रीमान, जो चीन जनसंख्या के आधार पर भी यदि देखेंगे तो केवल 4% लोग खुले में शौचालय जा रहे हैं। तो श्रीमान यदि चीन जैसा देश केवल 4% शौचालय में जा रहा है, तो हमारी इतनी बड़ी संख्या की 49%
से लेकर के 63% तक जो है हमारे देश की ये स्थिति है। तो इसलिए इस दिशा में श्रीमान गंभीर प्रयास की ज़रूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को जो राजघाट से ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया श्रीमान, ये देश के इस दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसने एक क्रांति मचाई और जिस अभियान में उन्होंने अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हसन, सलमान खान, अनिल अंबानी